फंक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले बताओ, क्या सेट के बारे में पता है आपको क्या होता है? इंटरवल के बारे में पता है आपको क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन करवाऊं। इंटरवल होता है किसी एक नंबर से लेके दूसरे नंबर तक जितने भी रियल नंबर्स उसके बीच में है उन सभी को एक सेट में डाल देना, ठीक है? वो जो होता है उसको बोलते हैं इंटरवल, ठीक है? जैसे ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, 1 2 3, ठीक है? अगर मुझे 1 से लेके 2 तक के सारे रियल नंबर्स को लिखना है तो क्या मैं इंडिविजुअली लिखूंगा क्या? क्योंकि यहां से यहां तक 1 से 2 के बीच में कितने रियल नंबर हैं? इनफाइनाइट। तो सबको तो मैं लिख नहीं सकता, तो मैं क्या कहूंगा, 1 से 2 तक के जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे। उसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, या तो 1, 2 ऐसे लिखेंगे, या फिर 1, 2 ऐसे लिखेंगे, या फिर 1, 2 या फिर 1, 2 ऐसे लिखेंगे, है ना? ये जो गोल वाला ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, ये किसके लिए यूज होता है? ओपन इंटरवल को इंडिकेट करने के लिए। और ये स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए होता है? क्लोज्ड इंटरवल के लिए। मतलब क्लोज इंटरवल मतलब जैसे यहां पे 1 पे क्लोज इंटरवल है तो 1 इज इंक्लूडेड, और फिर 1 के आगे जस्ट आगे वाला जो नंबर है वो भी इंक्लूडेड है, और 2 तक के सारे नंबर्स इंक्लूडेड है, बस 2 इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं है ना? 1.99999999 चलता रहेगा, वो इंक्लूडेड है लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं। यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1.000001 इंक्लूडेड है, वहां से लेके 2 तक के जितने भी रियल नंबर है और 2 भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड है और सारे बीच के नंबर भी इंक्लूडेड है। सही है? क्लियर हो गई ये बात? ओके। अब ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे, नई डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? बेसिकली A, B ऐसे लिख दिया मैंने, where A is an element of some set and B is an element of another set or maybe the same set, ठीक है ना? ओके। अब A, B जो है इसमें ऑर्डर बहुत मायने रखता है, इसलिए बोला गया है ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ऑर्डर मायने रखता है, मतलब A के बाद B है तो B के बाद A आएगा। अगर जैसे B, A है, ये और ये क्या है? अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है? दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, क्योंकि ऑर्डर क्या हो गया है? उल्टा। और ऑर्डर क्या है? सिग्निफिकेंट है, जरूरी है हमारे, ठीक है? कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि एक मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2, उसको मैं 2, 1 भी लिख सकता हूं, ऐसा नहीं लिख सकते। 1, 2 अलग है, 2, 1 अलग है, ठीक है? फिर आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आता है भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या करते थे? अलजेब्रिक प्रोडक्ट a प्लस बी इंटू सी प्लस डी करते थे। क्या होता है? हर एक को हर एक से मल्टीप्लाई करते थे, AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD ऐसे करते थे ना? तो क्या कर रहे थे? हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट्स का प्रोडक्ट, ठीक है? जैसे मैं बोल दूं A क्रॉस B, तो A का हर एक एलिमेंट B के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, ठीक है? ये भी क्या है? एक सेट ही है, ठीक है? और इस सेट के एलिमेंट्स कौन होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। सही है? टेक्निकल लैंग्वेज में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट लिखा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? देखो, सेट को लिखने के 2 तरीके होते थे ना, एक तो रोस्टर फॉर्म, हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली लिख देते थे, या फिर वो रूल लिख देते थे जिसके तहत एलिमेंट्स को लिखा जाता है ना? तो अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, जो कि ऑब्वियसली एक सेट है, ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, उसको लिखते कैसे हैं? तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, सेट बनाया, फिर वो एलिमेंट क्या? A, B, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट। अब A और A, B जो है इसकी क्या प्रॉपर्टी है? A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। और A क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, एंड B क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B। चालू है ना ये? ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेट है A, कल हमने लिखा भी था ना, थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ रहे थे तब। A क्या है? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 है,
बी है मान लो आपका 4,5, तो बोलो ए क्रॉस बी क्या बनेगा? बोलो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, और ये जो भी हैं ये एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, तो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब इसी चीज को हम पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो है यहां पे लेट्स से ये है मेरा सेट ए, ये जो है ये है मेरा सेट बी, और ऑर्डर्ड पेयर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो लगा के, है ना। 1 4 से एसोसिएटेड है, 1 5 से एसोसिएटेड है, 2 4 2 5 3 4 3 5, है ना। हर एक एलिमेंट इधर का इससे एसोसिएटेड है। एसोसिएशन को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एरो। एरो को बोल देते हैं मैपिंग। 1 2 3 4 एंड 5, तो बोलो 1 4 से है, तो ये जो 1 4 का ये एरो बन गया ना, इसका मतलब है कि ये वाला 1 4 है। ठीक है, तो ऐसे ही 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, कोई दिक्कत? तो ये क्या बन गई है? ए क्रॉस बी बन गया है ये। ठीक है ना, ए क्रॉस बी, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? मैपिंग्स भी बोल देते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है भाई? बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब बात करते हैं रिलेशन की। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा? बोलो m इंटू n। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल बात है। ओके, अब आता है नया टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इसकी। सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट उठा दो। सबसेट समझते हो ना? इस सेट में से कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठा लो, 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, 4 उठा लो, कितने भी एलिमेंट्स उठा लो, जो भी उठा के आपके पास आएगा वो क्या होगा? एक रिलेशन होगा। सही है? ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेट ए और यही सेट बी को लेके चल रहा हूं। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, लिखने का तरीका देखिए आप। ठीक है, लेट आर इज ए रिलेशन। ठीक है, जैसे फंक्शन का नाम एफ होता है, ऐसे ही रिलेशन का नाम कैपिटल आर हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेट आर इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है सच दैट द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बनता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, उसका सबसेट होगा तो उसमें भी क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे। हैज such that the ordered pair AB is follows the relation, follows the condition B is equal to A plus 1। ठीक है, क्या बोला? ए बी रिलेशन के अंदर होगा, कब होगा? जब बी किसके बराबर हो? ए प्लस 1 के बराबर हो। ठीक है, तो बोलो यहां से कैसे हम रिलेशन को लिखेंगे? बोलो आर सबसेट है, क्या लिखूं? बोलो क्या आंसर आएगा? सेकंड जो एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट में 1 जोड़ के आना चाहिए। ये ए कॉमा बी है, ए में 1 जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है। क्या कोई और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है यहां पे जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो? कौन सा है? बता नवदीप। हाँ बोला ना तूने, अब मना कर रहा है।
3,4 तो लिख दिया मैंने, और देख ले। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिलेशन। बोलो क्या ये इसका सबसेट है ना? रिलेशन लिखना है मेरे को, पिक्चर ड्रॉ करनी है, पिक्चर ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5, बोलो ये बन जाएगा, है ना? ये सिर्फ इतना दिखा दिया आपको, इसके नीचे नीचे का ये दो ऐसे सेट बना के, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसको और ज्यादा मैथमेटिकली लिखना हो, ठीक है, तो यहां पे लिखा जा सकता है, स्पेशल नोट करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? आर इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर रिलेशन है, सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है विद ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी with condition b is equal to a plus। ऐसे भी इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ए से बी में डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, बोलो स्टार्टिंग ए एंडिंग बी है, अगर बी कॉमा ए हो जाए तो ऐसा क्या, ऐसा रिलेशन हो सकता है जो बी से ए में डिफाइन किया गया हो? यहां पे क्या है, ए सेट पहला है, बी सेट दूसरा है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए कॉमा बी, उसमें क्या होगा, ए पहले सेट से होगा और बी दूसरे सेट से होगा। क्या बी कॉमा सॉरी बी क्रॉस ए का सबसेट भी बन सकता है क्या? बन सकता है। वो कैसा दिखाई देगा? इसके एग्जैक्टली उल्टे बनेंगे, 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। आ गया आंसर, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ओके। बेसिक बात पता चल गई रिलेशन के बारे में, है ना? अच्छा, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेशन, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, बोलो क्या ए रिलेशन है? बोलो क्या बी रिलेशन है? क्यों नहीं? नहीं, 1 का 3 और 2 का भी 3 है। अब बताओ, अच्छा 2 का 5 कर दो तो फिर मना क्यों कर रहा है? अच्छा, क्या ये रिलेशन है? क्या ये रिलेशन है? अच्छा, अब बताओ क्या ई वाला रिलेशन है? मैपिंग ही नहीं की, मैपिंग ही नहीं हुआ, क्लियर है? अच्छा, क्या सेट ए और सेट बी बराबर हो सकते हैं? यस, सेट ए और सेट बी बराबर हो सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? द रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, ए से ए में ही डिफाइन होगा वो। सही है? ओके, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक लिखिए, इसके बाद डिक्टेट करूंगा। लिखिए शाबाश इसको पूरे को। लिख लिया? कौन बाकी आ गई? कितना बाकी है नतीब? लास्ट की 2 लाइन। देवांशु
हो गया, ठीक है। अब लिखो हैशटैग फंक्शंस, क्लियर। हाँ, अब इसमें लिखेंगे फंक्शंस को हम कई तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बहुत सारी डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें लिखो डेफिनेशन वन। डेफिनेशन वन, फंक्शन इज ए, फंक्शन इज ए, इसको पैर मत लगाओ, आगे वाले बेंच पे मत लगाओ। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन function is a special type of relation in which every element of A capital A, ठीक है ना, every element of set capital A is connected to some element of set B, and no element of set A, no element of set A is connected to, no element of set A is connected to more than one element of set B. फुल स्टॉप। क्या बोला? स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें हर एक ए सेट का एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होता है, और ए सेट का एलिमेंट किन्हीं भी दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं होता है ना। जैसे 3 है तो इधर ये 3 उधर जाके 4 और 5 दोनों से कनेक्ट नहीं हो सकता। ये सब एलिमेंट्स के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 2, a function is basically an ordered pair. A function is basically an ordered pair from set from which satisfies the following conditions, which satisfies the following conditions. पहली कंडीशन है, यहां देख लो, F is a subset of A क्रॉस B, है ना। यानी कि ये भी क्या है, A क्रॉस B का ही सबसेट है। रिलेशन ही तो है बेसिकली, है कि नहीं। लिखो फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, ABCD ऐसे करके लिख लो, या 1 2 3 4 करके लिख लो, तो ये फर्स्ट हो जाएगा F सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सेकेंड, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, उल्टा A लिख के, उल्टा A, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, there must exist some small b belongs to कैपिटल B। लिख के दिखाऊं क्या? हो गया ना, ठीक है। मतलब ए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई बी का एलिमेंट होना चाहिए जो उससे जुड़ा हुआ है। थर्ड कंडीशन, इफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, बिलोंग्स टू स्मॉल एफ, एंड A, C, ordered pair A, C
belongs to f, belongs to small f, then b equal to c, small b equal to small c, सही है। देन स्मॉल b इज इक्वल टू स्मॉल c, ठीक है, मतलब a b से भी जुड़ा हुआ है और a c से भी जुड़ा हुआ है, तो b और c इक्वल होने चाहिए, सीधी बात, ठीक है, मतलब वो दो से नहीं जुड़ा होना चाहिए, वो बेसिकली एक से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 3, it is a, definition 3, it is a special mapping, it is a special mapping from set A to set B, from set A to set B, such that every element of set A, every element of set capital A has a connection slash mapping slash image, has a connection slash mapping slash image in set B। कहने का क्या मतलब है, इधर का हर एक एलिमेंट इधर किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड, या फिर मैं बोल रहा हूं कि मैपिंग हो रखी है उसकी, या मैं कह रहा हूं इसकी इधर कोई इमेज है, जैसे 1 का इमेज यहां क्या है 4, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 4, 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 3, 1 का इमेज 5, 2 का इमेज 6, 3 का इमेज 4, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इधर वाले एलिमेंट का इमेज उधर आ रहा है, इमेज मतलब कनेक्शन है उसका बेसिकली, ठीक है ना, क्लियर है बात, ओके। एंड no element of set A and no element of set A has two different images in set B, has no two different images in B, सेट ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी सेट बी में दो अलग अलग इमेज हो, ठीक है ना। शब्द आगे पीछे हो गए क्या मेरे, दो चार शब्द आगे पीछे हो गए क्या, कोई नहीं, समझ तो तुम गए हो, ओके। इसको ऐसे लिखेंगे, अब जो मैं बना रहा हूं यूं का यूं बनाना है, ये हो गया आपका सेट ए, ठीक है, ये हो गया आपका सेट बी, ओके, इधर है ए बी सी डी और यहां पे है ई एफ जी, तो देखिए हर एक एलिमेंट का इमेज है ना इधर, और किसी भी एलिमेंट के दो अलग अलग इमेजेस नहीं है, है ना, क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें, अच्छा। ये है सेट ए, ये है सेट बी, सेट ए इज कॉल्ड, सेट ए इज कॉल्ड इनपुट सेट बोल देते हैं, या फिर डोमेन बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, डोमेन, ठीक है। डोमेन मतलब वो सेट जिसमें सारे क्या हैं, इनपुट्स रखे हुए हैं, ये सारे इनपुट है ना, क्लियर बात, ओके। सेट बी का एक नया नाम है, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, सही है भाई, इसका नाम क्या है, कोडोमेन, जिसमें सारे आउटपुट एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे अगर मैं
ऐसे छोड़ देता तो कुछ गलत होता क्या? कुछ गलत नहीं होता। देखो हर एक इधर जुड़ा हुआ है, किसी भी एक से दो एरो नहीं निकल रहे, मतलब ये फंक्शन है। इधर भले ही खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं है उस बात, ठीक है ना। ओके, अब बताओ रेंज क्या है? कोडोमेन बोल दो या आउटपुट सेट बोल दो। आउटपुट सेट वो सेट जिसमें सारे आउटपुट एलिमेंट्स हैं और उससे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। और रेंज क्या है? एक्चुअल आउटपुट्स, है ना, आउटपुट्स, एक्चुअल आउटपुट्स। डन, सिंपल, लिख लो। लिख लिया है? ठीक है, 3 डेफिनेशन लिखवा दी ना। लिखो, ये लिख के फिर लिखेंगे डेफिनेशन 4। डेफिनेशन 4, जाग रही है? A function is a mathematical operator. A function is a mathematical operator which takes input from the domain, which takes input from the domain and gives output belonging to the set codomain. Full stop. The mathematical operation which is being performed on the input may be simple, or complex, polynomial slash algebraic slash trigonometric slash logarithmic slash exponential in nature. Full stop. अगली लाइन में डेफिनेशन अगली नहीं है, डेफिनेशन यही चलेगी। ए फंक्शन इज ए ब्लैक बॉक्स, which takes input known as independent variable and gives output
called dependent variable and gives output dependent variable. Done. सही है? ओके. अब फोटो बनाओ एक बढ़िया सी. फोटो क्या है? ये आपका हो गया है एक ब्लैक बॉक्स, इन दिस केस ए रेड बॉक्स, ठीक है, जिसका नाम है एफ. नाम फंक्शन का कुछ भी हो सकता है, जनरली एफ रिप्रेजेंट करते हैं. ये आया इधर इनपुट विच टेक्स एन इनपुट एंड देखो गिव्स एन आउटपुट. सही है? जनरली जो इनपुट होता है दैट इज कॉल्ड एक्स, और ये इसका नाम जनरली होता है वाई. एक्स मतलब क्या है? वो इनपुट है जो कौन डाल रहा है इसके अंदर? हम डाल रहे हैं. ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा है उसके ऊपर, और फिर हमें एक आउटपुट मिलता है जो ऑब्वियसली जैसे जैसे इनपुट चेंज करेंगे वैसे वैसे आउटपुट चेंज हो जाएगा, है ना. तो बोलो एक्स हम डाल रहे हैं, अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, बिना किसी से पूछे डाल रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सही है? और जैसे जैसे एक्स बदलेगा वाई का वैल्यू बदल जाएगा. वाई का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे. तो वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. सही है भाई? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है. ओके. ठीक है. तो अब हम जो लिखने वाले हैं वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना. ठीक है? हम जनरली लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स. वट इज x? नाम बताओ x का क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वट इज y? डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. सो दिस इज इंडिपेंडेंट एंड दिस इज डिपेंडेंट. बोलो x कहां से आया है? डोमेन से आया है ना. और y किस सेट का है? कोडोमेन का है. यस और नो? क्लियर है बात? ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल मैंने कल कुछ बेसिक एग्जाम्पल दिए थे आपको. मैंने बोल दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. ये कैसा फंक्शन है भाई? ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट है एक्स और आउटपुट भी क्या है? एक्स. यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिस इनपुट को लेता है यूं का यूं उसी इनपुट को बाहर डाल देता है. ठीक है? ओके. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सही है? और बोलो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3. ऐसा भी हो सकता है. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ऐसा भी हो सकता है ना. अच्छा. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स भी हो सकता है. यस और नो? एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स भी हो सकता है. बोलो भाई एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x भी हो सकता है. ये सब क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर x ये भी हो सकता है. यस और नो? ये सब क्या हो रहा है? ये सभी फंक्शंस क्या कर रहे हैं? ये फंक्शन इनपुट का स्क्वायर करता है, उसमें इनपुट का 3 टाइम्स ऐड करता है, फिर उसमें 7 ऐड कर देता है. ये क्या करता है? जो भी इनपुट है उसको साइन के अंदर डाल देता है. ये क्या करता है? उसको लॉग के अंदर डाल देता है. ये क्या करता है? उसको e की पावर पे चढ़ा देता है. ये क्या करता है? उसको 3 की पावर पे चढ़ा देता है. ये तो नो? ठीक है. अच्छा. x की वैल्यू जैसे जैसे बदल रही है, आउटपुट की वैल्यू बदल रही है. व्हाट एग्जैक्टली इज द आउटपुट? fx itself is the output. x is the input and fx itself is the output. सही है? तो बोलो जैसे जैसे एक्सचेंज हो रहा है, मैं पूछता हूं फॉर ए फंक्शन, फॉर दिस फंक्शन फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, मैं कहता हूं एफ ऑफ 0 क्या होगा? एफ ऑफ 0 मतलब अब मैंने x की जगह इनपुट में क्या डाल दिया? 0. तो बोलो आउटपुट में क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर 0. तो ये क्या बन गया? 1. सही है? अगर मैं इसको मैपिंग के हिसाब से लिखूं तो क्या बन जाएगा? बोलो 0,1 नहीं बन जाएगा. बोलो इनपुट जब क्या था? 0, तो आउटपुट क्या था? 1. है ना? अब मैं चाहूं तो देखो ये x, y टाइप का दिखने लग गया मेरे को. अब मैं चाहूं तो इसका ग्राफ भी बना सकता हूं. है ना? जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो जनरली शक्ल कैसी आती है? बोलो शक्ल कुछ इस तरह की आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की. ठीक है? लॉगरिथमिक फंक्शंस की शक्ल कैसी आती है? कुछ इस टाइप की आती है. ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक आइडिया आपको है. सही है ना? ओके. ठीक है. अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये फंक्शन है? ये देखो 1 2 3 4 5. क्या ये फंक्शन है? नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें इनपुट सेट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आउटपुट आया ही नहीं. ये ऐसे थोड़ी चलेगा. हर एक एलिमेंट जो है किसका? डोमेन का, वो किसी न किसी से जुड़ेगा. यस और नो? ठीक है भाई? तो बोलो अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या ये फंक्शन है? यस. क्या अब ये फंक्शन है? नो. क्यों? क्योंकि
1 पे कंटिन्यूसली दो आउटपुट आ रहे हैं, एक 4 भी आ रहा है और एक 5 भी आ रहा है ना। क्या कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर हो सकता है, एक बार इनपुट लिया उसने, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, कभी तो वो 4 आउटपुट दे रहा है, कभी वो 5 आउटपुट दे रहा है, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता है। हाँ, वो रिलेशन हो सकता है लेकिन वो फंक्शन नहीं हो सकता। एक इनपुट आएगा तो उसके लिए फिक्स आउटपुट होगा। समझ में आई बात? ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आप यहां तक लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम फंक्शंस की वैल्यूज किसी वेरिएबल पे क्या होती है क्या नहीं होती है वो सब लिखना सीखेंगे। ठीक है, फिर कौन से फंक्शंस हैं, फंक्शंस का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, थ्योरेटिकल, ग्राफिकल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मे बी अगली क्लास में आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कुछ और फिर सॉल्व में क्लास में करूंगा। क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बोर्ड पे लिख दूंगा, एंड जब आप आएंगे तो मैं उसको फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा, देन यू विल राइट इन योर नोटबुक्स। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम।